नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में आपने सेमोसी भाग 2 का लेसन 8 का जो विचित्र साक्षी ये शीर्षक है इस चैप्टर का, तो इसका पहला पार्ट आपने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में जो है आपके सामने पार्ट 2 विचित्र साक्षी का लेसन 8 का पार्ट 2 आपके सामने अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं। और इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि पिछली घटना को मैं इससे आपको मैं जोड़ दूं ताकि आपको कथा को समझने में सहूलियत होगी। आपको पता है कि एक निर्धन व्यक्ति जो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा था, वो अपने पुत्र को महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए उसने दाखिला दिलाया। और उस दाखिला दिलाने के पश्चात जब वो घर आता है तो कुछ दिनों के बाद उसे ये पता चलता है कि उसके पुत्र का जो है स्वास्थ्य खराब हो चुका है और पुनः उससे मिलने के लिए वो निकलता है। स्थिति ये होती है कि उसके पास चूँकि पैसों का अभाव रहता है और पैसों के अभाव की वजह से वो बस की यात्रा न करके पैदल ही चल जाता है। और पैदल चलने के क्रम में ऐसा होता है कि चलते चलते शाम हो जाती है और इस वजह से वो किसी गांव में उसे रुकना पड़ता है। और जिस गांव के जिस घर में वो रुकता है उस घर में एक ऐसी घटना घटती है कि उस घर में उस रात चोरी होती है। और जो चोर उस घर में चोरी करने के लिए आता है वो उस गांव का आरक्षी रहता है, मतलब सिपाही रहता है, गार्ड कह सकते हैं आज की भाषा में। तो वही जो है चोरी करने के लिए उस गृहस्थ के घर में रात में प्रवेश करता है। संजोग ऐसा होता है कि आपका जो अतिथि है जो उस घर में रह रहा है उसे इस बात का पता चलता है कि घर में किसी चोर का प्रवेश हो चुका है। और जैसे ही वो जगता है और उस चोर को पकड़ने का प्रयास करता है, चोर तो पकड़ा जाता है लेकिन वह चोर जो है उल्टे इसी के ऊपर, उस अतिथि के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाता है, अभियोग लगाता है कि यही चोर है। ठीक है। और इसका परिणाम ये होता है कि उसके शोरगुल से गांव वाले जग जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं और पुनः जो है उसी अतिथि को चोर मान लिया जाता है। ये घटना घटती है और लास्टली जो है सभी लोग उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं कि जिस अतिथि को घर में रखा गया वही चोरी करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से उसकी हर प्रकार से गांव वाले जो ग्रामवासी थे उसकी निंदा करने लगे। ठीक है। चौरह मत्वा इति अभर्त्स्यन्, ये लास्ट में हम लोग देखे थे पैराग्राफ में। उससे आगे की जो घटना है वो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, यद्यपि ग्रामवस्य आरक्षी एवं चौरह आसीत, हालांकि गांव का आरक्षी जो था, जो अभी हम बता चुके हैं, जो आरक्षी था, जो सिपाही था, वही चोर था। तत्क्षणम एव, तत्क्षणम जोड़ एव, संधि विच्छेद भी साथ साथ देखते चलेंगे। उसी क्षण रक्षा पुरुषः, रक्षा पुरुषः वह जो सिपाही था, रक्षा करने वाला जो पुरुष था, जो सिपाही था, जो गार्ड था, तम अतिथि, उस अतिथि को चौरह अयम, चौरह जोड़ अयम, यही चोर है, इति प्रख्याप्य, ऐसा मान करके कारागृहे प्राक्षिपत, उसने जेल में उसे डाल दिया। कारागृहे जेल, प्राक्षिपत उसे डाल दिया। अग्रिमे दीने, अग्रिमे जो है दीने का विशेषण है, तो अग्रिमे दीने, अगले दिन, स आरक्षी, वह आरक्षी जो है, चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, दूसरे दिन क्या होता है कि चोरी के अभियोग में, चौर्याभियोगिन, चौर्य जोड़ अभियोगे, अभियोगे अभियोग में, इल्जाम में, तम, तम मतलब तम अतिथिम न्यायालयम नीतवान, न्यायालय में ले जाता है। ठीक है ना, कोर्ट में उसे हाजिर करता है। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र, न्यायाधीश के रूप में वहां पर बंकिम चंद्र थे। उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उन्होंने, मतलब न्यायाधीश ने दोनों की अलग अलग विवरण को उन्होंने सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, वृत्तम जोड़ अवगत्य, वृत्तम अवगत्य, सर्वम तो सभी वृत्तांतों को जानकर, सुनकर, अवगत्य समझकर, स तम निर्दोषम, स मतलब वह कौन, न्यायाधीश, तम मतलब उस अतिथि को, निर्दोषम निर्दोष मानकर, ठीक है ना, अमन्यता, उन्होंने उसे निर्दोष माना। और क्या, च आरक्षिणम दोष भाजनम, और आरक्षी को दोषी माना।
जो आरक्षी था, जो सिपाही था, उसको उन्होंने दोषी माना। ये बात उनके मनोमस्तिष्क में पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं था, किसी भी डिसीजन को देने के पहले एविडेंस का पक्का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। किंतु प्रमाण अभावात, यहां पर तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा, प्रमाण जोड़ अभावात। किंतु प्रमाण के अभाव के कारण, न होने के कारण, सनिर्णेतुम, वह निर्णय लेने में न असक्नोत, वो सक्षम नहीं हो पाए, वो निर्णय नहीं ले सके। ततः, इसके बाद, असौ, वह मतलब वह न्यायाधीश, तौ अग्रिमे दिने उपस्थापतुम आदिष्टवान, तो उन्होंने क्या किया कि अगले दिन, अग्रिमे दिने, अगले दिन उपस्थित होने के लिए उन्होंने आदेश दिया, ठीक है। मतलब उन दोनों अभियुक्तों को इन्होंने कहा कि तुम फिर नेक्स्ट दिन आओ, फिर हम तुम्हारा निर्णय करेंगे। अन्यद्यु मतलब दूसरे दिन, तो न्यायालय, वे दोनों जो है न्यायालय में स्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को स्थापित किया, रखा, ठीक है ना। तदेव तदा जोड़ एव, तदैव, यहां वृद्धि संधि है। कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी, इसी बीच क्या होता है कि कश्चित, कोई, वहां का, तत्रत्यः कर्मचारी, वहां का कर्मचारी, समागत्य, वहां आकर, मतलब उसी न्यायालय में आकर जहां न्यायाधीश बैठे हुए थे, न्यवेदयत, उसने निवेदन किया। उसने क्या निवेदन किया? इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चित जनः केनापि हतः, कहा कि यहां से कोस भर के, मतलब 2 कोस के अंतराल पर, दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है, ठीक है। कश्चित जोड़ जनः, यहां पर तो जो है ज में बदल गया है, तो हो जाएगा कश्चित तहलंत प्लस जनः, क्योंकि बाद में चवर्ग आया है, इसलिए जो तो है वो भी तृतीय वर्ण चवर्ग में परिवर्तन हो गया। तो कश्चित जनः, तो कोई जन जो है किसी के द्वारा मार दिया गया है, इस प्रकार की सूचना जो है वो कर्मचारी न्यायाधीश को देता है, ठीक है। तब क्या होता है? तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, वो आगे बता रहा है कि उसका मरा हुआ शरीर, मृत शरीरम, मृतम शरीरम, कैसा शरीर? मरा हुआ शरीर, राजमार्गम निकसा, राजमार्ग के नजदीक, राजमार्ग सड़क के किनारे, उसी के समीप, वर्तते, पड़ा हुआ है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, न्यायाधीश ने क्या किया कि उस आरक्षी को, जो सिपाही था, और जो अतिथि था, अभियुक्त, वो जो अतिथि था, इन दोनों को उन्होंने तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, उस शव को, तम शवम, वो जो मरा हुआ जो शरीर था जो व्यक्ति का, तो उस शव को न्यायालय में लाने के लिए उन्होंने क्या किया? आदेश दे दिया, ठीक है। आनेतुम जोड़ आदिष्टवान, आनेतुम आ उपसर्ग है, नी धातु है, तुन प्रत्यय है, आनेतुम बन गया, और आदिष्टवान आदिश अक्तवतु, ठीक है, आदेश दिया। यहां तक जो पैराग्राफ आपने देखा, इसके बाद देखिए यहां पर स्टार मार्क लगा हुआ है। तो स्टार मार्क इसलिए लगा हुआ है कि यहां का पैराग्राफ छूटा हुआ है, तो चूंकि जगह कम था इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट वाले और शुरू वाले पैराग्राफ को लिखा है। बीच वाला एक पैराग्राफ है जिसको मैं आपको बुक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपका बुक का ये पैराग्राफ छूटा हुआ है, यहाँ से जो मैंने चिन्ह लगाया है, आदेशम प्राप्य, तो उससे आगे मैं यहाँ देखूंगा, फिर उसके आगे फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आदेशम प्राप्य, तो जैसे उन दोनों को आदेश दिया न्यायाधीश ने, तो आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्त करके, उभौ प्राचलताम, दोनों को दोनों वहां से चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम पटच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वो जैसे वहां पर पहुंचा ये दोनों का दोनों, तो तत्रोपेत्य, वहां पहुंचकर काष्ठ पटले, लकड़ी के पटल पर रखे गए, निहितम रखे गए, और क्या? कपड़े से आच्छादित, कपड़े से ढका हुआ, देहम, उस देह को, उस लाश को, ठीक है, उस शव को स्कंधेन, कंधे के द्वारा ढोते हुए, ठीक है ना, न्यायाधिकरणम प्रति, उस न्यायालय के प्रति दोनों के दोनों प्रस्थान कर गए, न्यायालय की ओर प्रस्थान कर गए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, आरक्षी जो था, जो गार्ड था, जो सिपाही था, वो काफी हृष्ट पुष्ट शरीर वाला, मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्ता च अति कृष्ण कायः, और जो अभियुक्त था, जो अतिथि था, वो काफी दुबला पतला, थोड़ा कमजोर था शरीर से।
भारवतः शवस्य भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। कहता है भारवतः, भार के कारण, उस शव का जो भार था वो उस अतिथि के लिए ढोना बड़ा ही दुष्कर था, बड़ा ही कठिन कार्य था। सब भार वेदनया, और यही कारण था कि भार की वेदना से, भार की पीड़ा से, जो लाश का जो भार वो उठाए हुए था उसकी पीड़ा से वो रो रहा था। क्रंदती, क्रंद धातु है रोना, ठीक है ना, तो वो क्रंदन कर रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके क्रंदन को सुन करके, ठीक है ना, तस्य क्रंदनम निशम्य, निशम्य श्रुत्वा, सुन करके, मुदित आरक्षी तम वाचो, मुदित मतलब प्रसन्न मुद्रा वाला, जो आरक्षी था, जो सिपाही था, वो काफी खुश हो रहा था कि ये जो अतिथि है वो रो रहा है, बहुत इसको कष्ट हो रहा, क्योंकि शरीर से वो कमजोर था, लाश उठाने में उतना सक्षम नहीं था, किसी तरह से वो लाश को ढो रहा था, है ना, उस मुर्दे को। तो जो आरक्षी था, उसका साथी, जो साथ वाला, वो काफी खुश हो रहा था, और उसने खुश होते हुए उसने कहा, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारितः। रे दुष्ट, उस दिन, तस्मिन् दिने मतलब जिस दिन मैं चोरी करने गया था उस घर में, तुम्हारे द्वारा मैं जो हूं सो चोरी करने से, उस मंजूषा से तुम्हारे द्वारा मैं रोका गया था। मतलब तुमने मुझे उस चोरी करने से तुमने रोका था, उस मंजूषा को लेने से तुमने रोका था, ठीक है ना, उस बक्से को, चोरी का जो बक्सा था, ठीक है ना, उस बक्से को तुमने मुझे लेने से तुमने रोका। इदानीम, इस समय, निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इस समय तुम क्या करो, तुमने जो कृत्य किया, तुमने जो कार्य किया, उस कार्य का तुम फल भोगो, ठीक है ना। मतलब अगर यदि तुम उस दिन मुझे अगर नहीं पकड़ा होता तो आज ये नौबत जो है, शव को ढोने का नौबत जो है, उस लाश को ढोने का जो नौबत है वो नहीं होता और तुमको पीड़ा नहीं होती। तो लो, अब तुम उसका फल भोगो। ये बात जो है आरक्षी, जो खुद एक रियल में चोर है, वो उस अतिथि से कह रहा है। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में, इल्जाम में, तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे, इस जेल की सजा को तुम भुगतोगे, पाओगे। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके, प्रजोड़ उच्च, प्रोच्य कह करके, उच्चैः अहसत, जोर जोर से उसने हंसना प्रारंभ कर दिया, हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ, यथा कथंचित किसी प्रकार से, है ना, दोनों शवम आनीय, शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे स्थापित वंतौ, एक चौतरे पर, जहां पर कि 4 रास्ते का एक संयोग था, मिला हुआ था, उस चौतरे पर इसने क्या किया, उस चौरास्ते पर उस लाश को रख दिया जहां पर कि न्यायालय था, ठीक है। अब उससे आगे घटना यहाँ लिखी हुई है, वो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो न्यायाधीशेन, जैसे उस चौतरे पर उसने रख दिया, तो न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तौ, स टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, दंत स यहाँ पर, तो उस न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों को घटना या विषय, उस घटना के विषय में, है ना, वक्तुम आदिष्टौ, बोलने के लिए कहा कि फिर से अपने पक्ष को तुम दोनों रखो। तो वक्तुम जोड़ आदिष्टो, वक्तुम में वच धातु से तुम प्रत्यय लगा हुआ है, तो वक्तुम बन गया, और वक्तुम जोड़ आदिष्टो, बोलने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी जो था, जो सिपाही था, जो गार्ड था, निज पक्षम, निज मतलब अपने, पक्ष मतलब पक्ष को, अपनी बात को, प्रस्तुतवती, उसने प्रस्तुत किया। उसी समय क्या हुआ, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यम जोड़ अघटत, आश्चर्य क्या घटा, सवह, वह जो शव था, वह जो लाश था, जो मरा हुआ शरीर था, प्रावरकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, वो क्या किया, वो जो शव था, जिसके ऊपर, उस शव के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, वो जो शव था उस कपड़े को हटा करके, ठीक है ना, उस कपड़े को हटा करके, अपसार्य, अपसार्य मतलब दूर करके, हटा करके, और क्या, न्यायाधीश को नमस्कार करके, अभिवाद्य, और न्यायाधीशम जोड़ अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके उसने निवेदन किया, निवेदितवान, उसने निवेदन किया। वास्तव में वो जो लाश था, लाश नहीं था, सिर्फ वो एक प्रकार का नाटक रचा गया था। ये नाटक सारा
उस न्यायाधीश का था जिन्होंने सच को निकलवाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने एक नाटक रची थी जिसके चलते कि सच्चाई सामने आ जाए। तो वास्तव में वो उस वहीं का कर्मचारी था जो कि लाश के रूप में सोया हुआ था और रास्ते की सारी बातों को वो सुन रहा था, जो आपके सामने अभी आगे आने वाला है। तो मान्यवर, तो उसने क्या निवेदन किया? मान्यवर एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि, अध्वनि अध्वन शब्द है जिसका अर्थ होता है मार्ग, रास्ता। सप्तमी एक वचन की विभक्ति अध्वनि में। तो मार्ग में जो कुछ कहा, कहता हे मान्यवर एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा मार्ग में जो कुछ कहा गया उक्तम तत्वर्णयामि, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। उसने क्या कहा था बता रहा है। त्वया अहम, त्वया जोड़ अहम, त्वया हम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः, तुमने जो है मुझे उस चोरी के बक्से को लेने से रोका गया, वारितः रोका गया, अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इसलिए अपने कृत्य का, अपने कर्म का तुम फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगेन, इस चोरी के अभियोग में, इल्जाम में, तुम जो है वर्ष त्रयस्य 3 वर्ष की कारागार का तुम दंड भोगोगे, जेल का जो दंड है वो तुम पाओगे। लप्स्य से, लभ धातु है, लिट लकार का रूप है। इति, ऐसा। यहां पर चौर्य जोड़ अभियोगे, चौर्याभियोगे दीर्घ संधि है, अकः सवर्णे दीर्घ से अक का दीर्घ होने के चलते यहां पर दीर्घ संधि है। ठीक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश ने क्या किया? आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, मतलब ये जो बात थी, इस बात को वो कर्मचारी जो कि लाश के रूप में सोया हुआ था, उसने सारी बातें जो रास्ता में इन दोनों के बीच में हुई थी, वो सारी बातें उस न्यायाधीश को उसने बता दी। तब जो है न्यायाधीशा आरक्षिणे, न्यायाधीश जो है आरक्षी को क्या किया? आरक्षी के लिए कारादंडम आदिश्य, कारादंडम जोड़ आदिश्य, कारादंड आदिश्य, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा। तम जन्म, उस कारादंड को दे करके उस व्यक्ति को मतलब उस अतिथि को, आरक्षी को तो कारा का दंड इन्होंने दे दिया, जेल की सजा दे दी, और उस व्यक्ति को ससम्मानम, सम्मान के साथ मुक्तवान, छोड़ दिया गया, उसे मुक्त कर दिया गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। कहता कि जो मति वैभवशालिना है, मति जो बुद्धिमान है, बुद्धि ही जिनका वैभव है, बुद्धि रूपी वैभव वाले, धन वाले जो व्यक्ति है, कहता है कि ऐसा दुष्करानि जोड़ अपि, दुष्कराण्यपि, यहां पर यंत संधि है, कहता दुष्कर से दुष्कर कर्माणि, कार्यों को भी। ठीक है ना। जो बुद्धि के जो धनी लोग होते हैं, जो ज्ञान के धनी लोग होते हैं, वो दुष्कर से दुष्कर कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को, दुष्करानि अपि कर्माणि, कर्मों को, कार्यों को अपने नीति और युक्ति से, नीति और युक्ति, युक्ति मतलब उपाय, अपने नीति और उपाय से उसी को आधार मान करके, समालंब्य, सम आ लंब धातु है और लेप प्रत्यय है, सम प्लस आ प्लस लंब प्लस लेप, समालंब्य, उसी को आधार मान करके, मतलब नीति और युक्ति को आधार मान करके, लीलया जोड़ एव, लीलयैव, लीला मतलब खेल खेल में, हम लोग कहते हैं ना बात बात में कि लीला मत करो, मतलब खेल मत करो, तो लीला मतलब है खेल, तो लीला मतलब खेल खेल में ही पर कुर्वते, उसे कर डालते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धि के जो वैभवशाली होते हैं, जो ज्ञान में बढ़े चढ़े लोग होते हैं, वो बड़े से बड़े कार्यों को भी, कठिन से कठिन कार्यों को भी अपनी नीति और उपाय को आधार मान करके, उसी के माध्यम से उसे बड़ा ही आसानी से उस काम को कर डालते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ये कार्य इतना कठिन है, उससे बड़ा ही आसानी से वो सॉल्व कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर लीला शब्द है, और लीला, लीला में तृतीया विभक्ति लगी, लतया जैसे होता है लता का तृतीया विभक्ति लतया, उसी प्रकार से हो गया लीलया, तो लीलया जोड़ एव लीलयैव। ठीक है, ये रूप बना। ये आपका पैराग्राफ था जो कि ये चैप्टर को पूर्ण करता है। इससे पहले आपने देखा ही था, ये आपका पार्ट 2 था। ये स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है, यहीं पूरी होती है। और मैं आपको बता दूं
कि हर स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि 4 नंबर का एक कथाक्रम को, घटनाक्रम को अरेंज करने के लिए एक प्रश्न होता है जो कि हर बार रहता ही रहता है आपके सिलेबस में, आपके पैटर्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन के पैटर्न में। तो इसलिए आप पूरी स्टोरी को आप अच्छी तरह से याद रखें, उस घटना को याद रखें कि कौन कौन सी घटना कब कब घटी है, ठीक है। और इसके साथ साथ पैराग्राफ को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रहेगा, प्रश्न का उत्तर करने के लिए रहेगा। वो तभी संभव है जब एक एक शब्द के अर्थ को आप जानते हो। शब्द प्रति शब्द के अर्थ को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो और जैसे कि बीच बीच से जो श्लोक आया है, इस श्लोक को भी पूछा जाता है, श्लोक देकर के जो प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है वो भी आप उसमें करने के लिए आपको दिया जा सकता है। जैसे कि ये श्लोक इसमें दिया हुआ है जो पीले कलर में मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन श्लोक के अर्थ को या गद्य के अर्थ को आप अच्छी तरह से तैयार करें ताकि प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करने में आपको आसानी हो, ठीक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। और एक मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ। एक और चैप्टर है आपका, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेसन 7 आपने देखा होगा, ठीक है ना। सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये चैप्टर का नाम है, उस लेसन का नाम है, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बुक है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सो इसलिए इस चैप्टर का वीडियो मुझे काफ़ी परेशानी होगी। इस बोर्ड पर आप देख ही रहे हैं हमारे पास जो सुविधा है, तो इस बोर्ड पर ना हो करके मैं उसको स्लाइड के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन वो काफ़ी अच्छी तरह से होगा और मुझे उम्मीद है कि आप उसे पसंद करेंगे। उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ आप हमारे चेहरे को देख रहे हैं, वहाँ हमारे चेहरे को आप नहीं देख पाएंगे, सिर्फ हमारे हाथ और पेन को, और आपके सामने जो NCERT की जो बुक है वो आपके सामने होगी, उसमें जो आया हुआ जो गद्य है वो होगा। क्योंकि इसमें 4-5 पेज का आप देखेंगे, अपने आपके पास यदि बुक होगा तो उस बुक से आप देखेंगे तो काफ़ी ये लंबा चौड़ा ये पेज में लिखा हुआ ये है स्टोरी। सो इसलिए, और काफ़ी अच्छा है, पर्यावरण से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैं आपको बता दूं, सौहार्दम प्रकृति शोभा 7वां पाठ, ये जो है काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा भी। इससे पहले मैं बाकी स्टोरी को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। और उसमें जो व्याकरण के भाग हैं, जैसा कि आप यहाँ देखते चलते हैं, साथ साथ उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेसन 7 वाले का भी। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।